हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। यदि आपने भी एमटीएस का फॉर्म भरा है, जैसा कि आपको पता होगा कि एसएससी का आप कोई भी फॉर्म भरते हैं, कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, तो उसमें प्रीवियस क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो जीके हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, कोई भी सब्जेक्ट हो। तो साथियों, जैसा कि आपको भी पता होगा कि जीके में जो है अभी स्टैटिक जीके का अलग ही क्रेज चल रहा है। स्टैटिक जीके का मतलब कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है, और एसएससी का एक चीज़ है कि वो प्रीवियस क्वेश्चन पूछता ही है। प्रीवियस क्वेश्चन वो 50-70% तक वो रिपीट करता है। तो इस वीडियो में हम आपके सामने जो भी सवाल लाए हुए हैं, ये सभी सवाल जो है घटनाचक्र बुक से निकाला गया क्वेश्चन है, यानी कि ये सभी सवाल दोबारा पूछे जाने का पूरा पूरा चांस बनता है। आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको ऑटोमेटिक ये सारा का सारा याद हो जाएगा। और ऐसा नहीं कि हम केवल आपको इन्फॉर्मेशन देंगे, उससे रिलेटेड और भी कुछ बातें हैं, कहानी की तरह आपको समझा करके बतलाएंगे, ताकि आपको ज़्यादा दिनों तक वो याद रहेगा। पहला सवाल है दक्षिणी ध्रुव। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला जो प्रथम व्यक्ति था, उसका नाम था एमंडसन। क्या नाम था? एमंडसन। एमंडसन कौन थे? तो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति थे। आपको पता होगा, ये है आपका दक्षिणी ध्रुव और ये है आपका उत्तरी ध्रुव। तो ये दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम क्या था? एमंडसन था। और आपको पता होगा कि भारत का जो यहाँ पर है 3 केंद्र बना हुआ है। दक्षिणी ध्रुव पर भारत का 3 केंद्र, अनुसंधान केंद्र बना हुआ है। लेकिन आपको ये पता है क्या, उत्तर में भी एक अनुसंधान केंद्र है बना हुआ है भारत का, जिसका कि नाम है हिमाद्री। उत्तरी ध्रुव पर भी बना हुआ है भारत का अनुसंधान केंद्र, जिसका कि नाम है हिमाद्री। ओजोन छिद्र जो खोजा गया था, वो आपका दक्षिण ध्रुव पर जो अंटार्कटिका है वहीं पर खोजा गया था ओजोन छिद्र। तो ओजोन छिद्र कब खोजा गया था? याद रखिएगा, 1985 में। ओजोन छिद्र कब खोजा गया था? 1985 में। लेकिन खोजा किन्होंने था? फरमन गार्डिनर शैंकलिन। फरमन गार्डिनर शैंकलिन, ये तीनों जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने ही 1985 ईस्वी में ओजोन छिद्र का पता लगाया था। कहाँ पर? तो अंटार्कटिका के क्षेत्रों में। अच्छा, ये जो है आपका दक्षिणी ध्रुव है। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो एमंडसन था। उत्तरी ध्रुव पर, यहाँ दक्षिणी ध्रुव में तो हमारा भारत का 3 अनुसंधान केंद्र है, लेकिन उत्तरी ध्रुव पर भी भारत का एक केंद्र है, अनुसंधान केंद्र, जिसका कि नाम है हिमाद्री। गोल्डन ट्रायंगल। गोल्डन ट्रायंगल जो है वो एशिया में 3 जगह है। जैसे आप यहाँ पर भारत देख रहे होते हैं, इसके बाद म्यांमार है, थाईलैंड है, लाओस है, वियतनाम है, कंबोडिया है। तो ये जो 3 दिख रहा है, यही जो है आपका गोल्डन ट्रायंगल है। कौन कौन सा? म्यांमार है, लाओस है और थाईलैंड है। याद कैसे रख सकते हैं? मलाथ, म से म्यांमार, ल से लाओस, थ से थाईलैंड। ये तीनों क्या है? तो गोल्डन ट्रायंगल है। क्या है? गोल्डन ट्रायंगल है। मेक्सिको। मेक्सिको की राजधानी कहाँ है? तो मेक्सिको सिटी। इसके मुद्रा का नाम क्या है? तो याद रखिएगा, पीसो। क्या नाम है? पीसो। मेक्सिको के मुद्रा का नाम क्या है? तो याद रखिएगा, पीसो। मेक्सिको के मुद्रा का नाम क्या है? तो पीसो। वहीं पर दक्षिणी कोरिया, ये जो आपको चीन दिखता है, और यहाँ पर आपका उत्तरी कोरिया है, फिर यहाँ पर आपका दक्षिणी कोरिया है, दोनों साथ ही साथ सटा हुआ है। तो ये उत्तरी कोरिया की राजधानी जो है प्योंगयांग है, और वहीं पर दक्षिणी कोरिया की जो राजधानी है वो है सियोल। लेकिन अगर पूछा जाएगा दक्षिणी कोरिया के मुद्रा का नाम बताइए, तो याद रखिएगा, वॉन। दक्षिणी कोरिया के मुद्रा का नाम क्या है? वॉन। दक्षिणी कोरिया के मुद्रा का नाम क्या है? वॉन। वॉन किस देश की मुद्रा है? तो याद रखिएगा, दक्षिणी कोरिया की। वहीं पर पीसो किस देश की मुद्रा का नाम है? तो याद रखिएगा, मैक्सिको। आप जो यहाँ पर इस तरह से देखते हैं भारत, और यहाँ पर आपका अफ्रीका है। और यूरोप वाले जो हैं जब आते थे, तो वो ऐसे करके यहाँ से होते हुए तब भारत आते थे। तो यहाँ पर जो है केप ऑफ गुड होप है, इसका नाम क्या दिया था? केप ऑफ गुड होप नाम दिया गया था। इसी का दूसरा नाम केप ऑफ स्टॉर्म्स भी है। फिर इसका कौन कौन सा नाम है? केप ऑफ गुड होप, और इसी का नाम है केप ऑफ स्टॉर्म्स। लेकिन इसको नाम किन्होंने दिया था? तो डायस। डायस जो था वो एक पुर्तगाली था, जो 1488 ईस्वी में। डायस कौन था? एक पुर्तगाली था, जो कि 1488 ईस्वी में आया था। तो इसका नाम दिया था केप ऑफ गुड होप या फिर केप ऑफ
स्टॉर्म्स। किन्होंने दिया था? डायस ने दिया था। कौन था डायस? पुर्तगाली था। वहीं पर भारत जो पहुंचा था वो तो वास्को डी गामा, भारत पहुंचने वाला प्रथम पुर्तगाली वही था। अभी तक आप 17 रेलवे जोन जानते होंगे, लेकिन एक और रेलवे जोन बन चुका है, अब हो चुका है टोटल 18 रेलवे जोन। और 18वां रेलवे जोन क्या है? तो दक्षिण तटीय रेलवे है। कौन सा है? दक्षिण तटीय रेलवे है। अच्छा, दक्षिण तटीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखिएगा, विशाखापत्तनम। क्या है? विशाखापत्तनम। क्या है विशाखापत्तनम? तो दक्षिण तटीय रेलवे है। ये 18वां रेलवे जोन है। आपको पता होगा दिनार भी एक मुद्रा है। दिनार भी एक मुद्रा है। किस किस की मुद्रा है? तो कुवैत, लिबिया, जॉर्डन। कुवैत, लिबिया, जॉर्डन। कुवैत, लिबिया, जॉर्डन। कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी है। लिबिया की राजधानी त्रिपोली है। लिबिया की राजधानी त्रिपोली है और जॉर्डन की राजधानी अम्मान है। तो कुवैत, लिबिया, जॉर्डन, कुवैत, लिबिया, जॉर्डन, कुवैत, लिबिया, जॉर्डन, कुवैत, लिबिया, जॉर्डन, कुवैत, लिबिया, जॉर्डन। ये क्या, इस तीनों की जो मुद्रा का नाम है क्या है? दिनार है। कुवैत, लिबिया, जॉर्डन। 18वां रेलवे जोन कौन सा है? तो दक्षिण तटीय रेलवे। कहाँ है? तो विशाखापत्तनम में। आपको पता होना चाहिए असम जो है वो 7 राज्यों को छूता है। वहीं पर भारत में यदि हम बात करें, सबसे ज़्यादा जो राज्यों को छूता है वो है यूपी। और असम कितने राज्यों को छूता है? तो वो 7 राज्यों को छूता है। याद रखिएगा, असम में देखिए बीच में है, से क्या होता है? 7। तो 7 राज्यों को ये छूता है। भारत का जो रेल नेटवर्क है ना, वो विश्व में चौथे स्थान पर है। विश्व में चौथे स्थान पर है। और विश्व में रेल नेटवर्क में प्रथम स्थान पर कौन है? तो अमेरिका है। अगर हम बात करें कि एशिया में कितवें नंबर पर है हमारा भारत का रेल नेटवर्क, तो वो है दूसरे स्थान पर। तो पहले स्थान पर कौन है? चीन है। फिर से रेल नेटवर्क की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो रेल नेटवर्क कहाँ है? तो यूएसए में है। भारत जो है वो चौथे स्थान पर है। एशिया में भारत दूसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर चीन है। भारत का अगर रेल नेटवर्क देखा जाए तो लगभग 70,000 किलोमीटर तक फैला हुआ है। भारत का अगर रेल नेटवर्क देखें तो 70,000 किलोमीटर यानी कि 68,525 किलोमीटर तक फैला हुआ है। और हमारा जो ये 68,525 किलोमीटर है, ये लगभग 8,000 स्टेशन को जोड़ता है। कितने स्टेशन को? 8,000 स्टेशन को जोड़ता है। और लगभग 13 लाख कर्मचारी इसमें हैं। किसमें? रेलवे में। नेटवर्क, इसकी लंबाई कितनी है? 68,525। पूरे विश्व में कितवें नंबर पर है? चौथे स्थान पर है। एशिया में कितवें स्थान पर है? तो दूसरे स्थान पर है। पूरे विश्व में सबसे आगे कौन है रेल नेटवर्क में? तो यूएसए है। भारत टोटल कितने स्टेशनों को जोड़ता है? तो याद रखिएगा लगभग 8,000। वहीं पर ये कितने लोगों को रोज़गार दिया है? तो 13 लाख लोगों को रोज़गार दिया है। पीर पंजाल सुरंग जो बोलते हैं वही है बनिहाल सुरंग। पीर पंजाल सुरंग को ही बोलते हैं बनिहाल सुरंग। और इस सुरंग की जो लंबाई है वो 11 किलोमीटर है। 11.215 किलोमीटर है। ब्रॉड गेज जो होता है, ब्रॉड गेज की जो लंबाई होती है वो 1676 होता है, या फिर 5 फीट 6 इंच। ब्रॉड गेज की लंबाई कितनी होती है? 5 फीट 6 इंच या फिर 1676 ये जो आप अरब सागर देख रहे होते ये हमारा भारत है। और इधर जो आप देख रहे होते अरब सागर, इधर बंगाल की खाड़ी। तो अरब सागर को सिंधु सागर के भी नाम से जाना जाता है। अरब सागर को ही सिंधु सागर भी कहते हैं, क्योंकि सिंधु नदी तो आखिर बह कर इसी में ना आते हैं। तो ऐसा भी बहुत सारा कभी कभी सवाल आपको देखने को मिलता है कि आखिर समुद्र का पानी खारा क्यों होता है? क्योंकि समुद्र, ये नदियों द्वारा लाया गया नमक जो है वो अंततः किस में मिलता है? सागर में ही मिलता है। तो जिस वजह से सागर का पानी खारा होते चला जाता है। अगला है, अभी तुरंत हम देखे थे दक्षिण तटीय रेलवे कहाँ है? विशाखापत्तनम में है। लेकिन वहीं यदि हम बात करेंगे पूर्वी तटीय रेलवे तो वो कहाँ है? तो भुवनेश्वर में है। देखिए तटीय रेलवे, लेकिन दक्षिण लग जाएगा तो विशाखापत्तनम हो जाएगा, लेकिन पूर्वी बोलेगा तो भुवनेश्वर हो जाएगा। याद रखिएगा, ऐसे आप याद रखते हैं पू अभू, पू भू। पूर्वी तटीय रेलवे भुवनेश्वर, वहीं पर दक्षिण तटीय रेलवे तो वो हो जाएगा सीधा सीधा विशाखापत्तनम। रेल कोच जो बनता है वो तमिलनाडु के पेराम्बूर में, कपूरथला में,
रायबरेली में। पेराम्बूर कपूरथला रायबरेली, पेराम्बूर कपूरथला रायबरेली। यहाँ पर क्या बनता है, रेल कोच बनता है। और वहीं पर दुर्गापुर कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। यहाँ पर व्हील भी बनता है और एक्सेल भी बनता है, व्हील भी बनता है और एक्सेल भी बनता है। अगर हम लोग राष्ट्रीय रेल संग्रहालय की बात करें तो राष्ट्रीय रेल संग्रहालय जो है वो नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ पर है, तो याद रखिएगा नई दिल्ली में है। मुंबई और अहमदाबाद के बीच में मेट्रो रेल चलाया जा रहा है, वो कितना किलोमीटर तय करेगा, 350 किलोमीटर तय करेगा। नागिन झील कहाँ है, याद रखिएगा जम्मू कश्मीर में है। नागिन झील कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में है। अर्ध लग्जरी पर्यटन ट्रेन, अर्ध लग्जरी पर्यटन ट्रेन जो चलाया गया था वो राजस्थान में चलाया गया था, इसका क्या नाम था, डेजर्ट सर्किट। राजस्थान में अर्ध लग्जरी पर्यटन ट्रेन चलाया गया था, अर्ध लग्जरी पर्यटन ट्रेन चलाया गया था, इसका क्या नाम था, डेजर्ट सर्किट। आगे है, पूरे विश्व में सबसे पुराना रेल इंजन जो है वो है फेरी क्वीन। सबसे पुराना रेल इंजन जो है वो है फेरी क्वीन, लेकिन अभी भी कार्यरत है। ये फेरी क्वीन जो है वो 1855 में बना था। सोचिए 1853 में भारत में पहली बार रेल चला था और ये 1855 में बना था, वो अभी भी चल ही रहा है। कौन, फेरी क्वीन। लगभग इसकी जो स्पीड है वो 30 से 40 किलोमीटर की स्पीड रहती है। दक्षिण पश्चिम रेलवे पूछें, दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो याद रखिएगा हुगली। इस तरह से आपका मैप बनता है दक्षिण पश्चिम रेलवे। तो यहाँ कहाँ है, हुगली। हुगली कहाँ है, तो याद रखिएगा कर्नाटक में है। यहीं पर जो है दक्षिण पश्चिम रेलवे में सबसे पहली बार बायोडीजल का प्रयोग किया गया, हरित ईंधन का प्रयोग किया गया। और किस में, तो याद रखिएगा हुगली बेंगलुरु जनशताब्दी एक्सप्रेस, हुगली बेंगलुरु जनशताब्दी एक्सप्रेस, इसमें जो है बायोडीजल हरित ईंधन का प्रयोग किया गया। सबसे लंबी दूरी तय करने वाली जो ट्रेन है वो पहले था हिमसागर, जो कि यहाँ आप जम्मू कश्मीर से चल करके सीधा कन्याकुमारी तक पहुंचता था, लेकिन अब जो है असम से चल करके सीधा यहाँ पहुंचता है, उसका नाम है विवेक एक्सप्रेस। क्या नाम है, विवेक एक्सप्रेस। सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन है विवेक एक्सप्रेस। और ये कितनी दूरी तय करती है, तो 4213 किलोमीटर। कितनी दूरी तय करती है, तो ये 4213 किलोमीटर तय करती है विवेक एक्सप्रेस। डीजल लोकोमोटिव वर्क कहाँ है, वाराणसी। डीजल लोकोमोटिव वर्क कहाँ है, वाराणसी में। डीजल लोकोमोटिव वर्क कहाँ है, वाराणसी में। डीजल लोकोमोटिव वर्क कहाँ है, तो वाराणसी में। मोतियों का शहर किसको कहा जाता है, हैदराबाद को। मोतियों का शहर किसको कहा जाता है, हैदराबाद को। मोतियों का शहर किसको कहा जाता है, हैदराबाद को। हैदराबाद जो है ना काफ़ी संपन्न क्षेत्र राज्य रहा है। हैदराबाद जो है काफ़ी संपन्न क्षेत्र है, यहाँ पर राजा महाराजा, इसीलिए तो जब हमारा भारत आज़ाद हुआ तो यहाँ के लोग जो है भारत में मिलने के लिए तैयार नहीं हुए। ये बोले कि हम अपना अलग देश बनाएंगे, क्योंकि यहाँ के राजा सब धनवान थे, उनको कहीं कोई दिक्कत नहीं था। इस वजह से वायुमंडलीय दाब का कारण क्या है, तो गुरुत्वाकर्षण। वायुमंडलीय दाब का कारण क्या है, तो गुरुत्वाकर्षण। जैसे सूरज पर जैसे आप देखेंगे तो चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, क्योंकि उसमें गुरुत्वाकर्षण नहीं है। मेलेनेशियन द्वीप समूह जो प्रशांत महासागर में आता है। मेलेनेशियन द्वीप समूह किस में आता है, तो प्रशांत महासागर में आता है। मेलेनेशियन द्वीप समूह किस में आता है, तो प्रशांत महासागर में आता है। मेलेनेशियन द्वीप समूह किस में आता है, तो याद रखिएगा प्रशांत महासागर में आता है। एक ट्रेन है जो कि मात्र 10 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चलता है। एक ऐसा ट्रेन है जो कि मात्र 10 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चलता है। उस ट्रेन का नाम याद रखिएगा, मेट्टुपलायम ऊटी नीलगिरी एक्सप्रेस। मेट्टुपलायम ऊटी नीलगिरी एक्सप्रेस। मेट्टुपलायम ऊटी नीलगिरी एक्सप्रेस। ये जो है मात्र 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलता है। ये अभी भी चल रहा है। फेरी क्वीन ये भी अभी भी चल रहा है। आगे है व्यापारिक पवन जो है, व्यापारिक पवन जो है वो उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंधों से, उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंधों से भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब कटिबंध की ओर चलता है। व्यापारिक पवन जो है वो उच्च से निम्न की ओर चलता है, उपोष्ण से भूमध्य रेखीय की ओर चलता है। फिर से व्यापारिक पवन जो है उच्च से निम्न की ओर चलता है, उपोष्ण से भूमध्य रेखीय की ओर चलता है।
विषुवतीय क्षेत्रों में वर्षा जो होती है वो संवहनीय वर्षा होती है। विषुवतीय क्षेत्रों में बारिश जो होती है वो संवहनीय वर्षा होती है। विषुवतीय क्षेत्रों में किस तरह की वर्षा होती है? संवहनीय वर्षा। या फिर इसको उलट करके पूछा जा सकता है कि संवहनीय वर्षा जो है किन क्षेत्रों में होती है? तो याद रखिएगा विषुवतीय क्षेत्रों में संवहनीय वर्षा होती है। अगर हम बात करें व्यवहार्य जल का सबसे बड़ा स्रोत जो है वो है वर्षा। व्यवहार्य जल का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? वर्षा। लेकिन फिर भी स्वच्छ जल का लगभग 70% जो है ना वो बर्फ़ के रूप में है। स्वच्छ जल का 70% जो है वो बर्फ़ के रूप में, ये एग्जाम में पूछा हुआ है। और सबसे बड़े महासागर की बात करा जाएगा तो प्रशांत महासागर है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी का लगभग 33% जो है ना वो अकेले प्रशांत महासागर ही छेक करके रखा। आपको भी पता होगा कि पृथ्वी पर 70% जल है और उसमें भी 98% लवण ही है। मात्र 2% ही पीने लायक पानी है और उसमें भी 70% बर्फ़ के रूप में ही है। तो सोचिए कि इसीलिए कहा जाता है कि यदि बर्फ़ पिघल जाएगा तो सब कुछ संतुलन बिगड़ जाएगा धरती का। अगर पूछा जाए ध्रुव तो दो है, ये उत्तरी ध्रुव ये दक्षिणी ध्रुव, पूछेगा कि किस ध्रुव पर सबसे ज़्यादा बर्फ़ है? याद रखिएगा दक्षिणी ध्रुव। दक्षिणी ध्रुव पर सबसे ज़्यादा बर्फ़ है। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? एमंडसन। और यहीं पर न खोजा गया था, अंटार्कटिका में ही ना खोजा गया था ओजोन छिद्र। कब खोजा गया था? तो 1985 में खोजा गया था। किन्होंने खोजा था? फर्मन गार्डिनर शैंकलिन ने खोजा था। देखिए गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा जहाँ पर मिलता है ना वहाँ पर मछली वहाँ पर पकड़ना बहुत आसान होता है। वहाँ पर मछली पकड़ने का वहाँ पर बहुत ज़्यादा मछली पकड़ा जाता है। जहाँ पर गर्म जलधारा ठंडी जलधारा मिलता है वहाँ पर मछली खूब पकड़ा जाता है। तो दो क्षेत्र है जहाँ पर इस गर्म और ठंडी धारा मिलती है। एक है ग्रांड बैंक और दूसरा है डागर बैंक। कौन कौन सा है? ग्रांड बैंक, डागर बैंक। ग्रांड बैंक जो है वो न्यू फाउंडलैंड की तरफ है। जैसे आप ये देखिए उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, तो यहाँ पर है आपका न्यू फाउंडलैंड। क्या है? न्यू फाउंडलैंड। यहाँ पर जो है ग्रैंड बैंक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक ठंडी जलधारा एक गर्म जलधारा आपस में मिलती है। ठंडी जलधारा कौन सी? लेब्राडोर। गर्म जलधारा कौन सा? गल्फ स्ट्रीम। ये दोनों कहाँ मिलता है? न्यू फाउंडलैंड में। और इसी क्षेत्र को कहा जाता है ग्रांड बैंक। और एक दूसरा है डागर बैंक। डागर बैंक जो है जैसे ये हो गया आपका ब्रिटेन और ये है आपका यूरोप। तो इसका जो उत्तरी भाग है ये यहाँ आपको उत्तरी सागर है। उत्तरी सागर के पूर्वी ब्रिटेन में आपको मिल जाता है डागर बैंक। डागर बैंक यहाँ पर भी जो है बहुत ज़्यादा मछली पकड़ा जाता है। तो ग्रांड बैंक, डागर बैंक। ग्रांड बैंक जो है वो आपको मिलेगा न्यू फाउंडलैंड की तरफ और वहीं पर डागर बैंक जो मिलेगा वो ब्रिटेन की तरफ आपको मिलेगा। सबसे बड़ा अगर देखिए यहाँ पर इंग्लिश आपको याद रखना पड़ेगा। अगर लार्जेस्ट खाड़ी पूछेगा तो याद रखिएगा मेक्सिको की खाड़ी। अगर लार्जेस्ट पूछेगा तो मेक्सिको की खाड़ी। यह आपका अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यहाँ पर है मेक्सिको सिटी यहाँ पर है। ये है आपका मेक्सिको की खाड़ी। तो ये आपका मेक्सिको की खाड़ी जो है ना ये सबसे लार्जेस्ट है। लार्जेस्ट खाड़ी मेक्सिको की खाड़ी। लेकिन अगर बिगेस्ट खाड़ी पूछा जाएगा तो बंगाल की खाड़ी। याद ऐसे रख सकते हैं, बी से होता है बिगेस्ट और बी से बंगाल। अब बस बिगेस्ट में बंगाल जब चला गया तो एल से मेक्सिको हो जाएगा, एल से मेक्सिको हो जाएगा। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी केंद्र, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी केंद्र बंदरगाह के लिए बनाया गया था। वो कहाँ? तो चेन्नई। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी केंद्र बंदरगाह के लिए बनाया गया था। कहाँ? तो चेन्नई में। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड बोलिए या फिर सिंधिया शिपयार्ड लिमिटेड बोलिए। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड बोलिए या फिर सिंधिया शिपयार्ड लिमिटेड बोलिए। ये कहाँ है? तो विशाखापत्तनम में है। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड बोलिए या फिर सिंधिया शिपयार्ड लिमिटेड बोलिए। ये कहाँ है? विशाखापत्तनम में है। ये जो सिंधिया शिपयार्ड लिमिटेड है इसका नींव किन्होंने डाला था? तो याद रखिएगा राजेंद्र प्रसाद ने 1941 में। राजेंद्र प्रसाद ने 1941 में नींव डाला था। सिंधिया शिपयार्ड लिमिटेड बोलिए या फिर हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड बोलिए। और ये किनके द्वारा किया गया था स्थापित? वो तो वालचंद हीराचंद। नींव किन्होंने रखा था? तो राजेंद्र प्रसाद ने। किन्होंने बनवाया था? तो वालचंद हीराचंद के द्वारा। असम के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? तो याद रखिए गोपीनाथ बारदोलोई। असम के मुख्यमंत्री कौन है?
गोपीनाथ बारदोलोई। देखिए ये सवाल डायरेक्ट तो एग्ज़ाम में नहीं पूछा गया था, लेकिन घुमा करके पूछ लिया गया था। तो आपको ये याद रहेगा तब ना कि गोपीनाथ बारदोलोई किस राज्य से संबंधित हैं, तब ना आप आंसर भी कर पाइएगा। इसलिए हम अब इस सवाल को लाए हुए हैं। असम के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे उनका नाम क्या था, गोपीनाथ बारदोलोई। असम के प्रथम मुख्यमंत्री का नाम क्या था, गोपीनाथ बारदोलोई। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो नई दिल्ली में है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो नई दिल्ली में है। इनका पहले नाम हुआ करता था पालम विमानन क्षेत्र। क्या नाम होता था, पालम विमानन क्षेत्र। लेकिन इसको 1986 में नाम दिया गया इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। जब 1984 में इंदिरा गांधी की जब मृत्यु हो गई, तब इनके नाम पर जो है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट 1986 में पालम विमानन क्षेत्र के नाम पर दिया गया। ये कहाँ पर है, नई दिल्ली में है। विस्तारा जो है, विस्तारा का मुख्यालय कहाँ है, गुड़गांव में है। विस्तारा का मुख्यालय कहाँ है, गुड़गांव में। विस्तारा का मुख्यालय कहाँ है, गुड़गांव में। ये टाटा सन्स और सिंगापुर एयरलाइंस दोनों से मिल करके बना हुआ है। टाटा सन्स और सिंगापुर एयरलाइंस, इन दोनों के मिल करके बना है विस्तारा। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो गुड़गांव। गेटविक हवाई अड्डा ये कहाँ है, लंदन में है। गेटविक हवाई अड्डा ये कहाँ है, लंदन में है। गेटविक हवाई अड्डा ये कहाँ है, लंदन में है। अमौसी हवाई अड्डा, अमौसी हवाई अड्डा ये कहाँ है, लखनऊ में है। अमौसी हवाई अड्डा ये कहाँ है, लखनऊ में। ऐसे याद रख सकते हैं अमेठी, अमेठी अमौसी। अमेठी कहाँ है, तो यूपी में है। अमौसी कहाँ होगा, तो वो भी लखनऊ में होगा। गेटविक हवाई अड्डा ये कहाँ है, लंदन में है। एयर एशिया की शुरुआत 1993 में की गई थी। एयर एशिया की शुरुआत 1993 में की गई थी। एयर एशिया की शुरुआत 1993 में की गई थी। जॉली ग्रांट हवाई अड्डा, उसी को बोलते हैं अटल बिहारी वाजपेयी हवाई अड्डा। जॉली ग्रांट हवाई अड्डा, उसी को बोलते हैं अटल बिहारी वाजपेयी हवाई अड्डा। ये है कहाँ, देहरादून में है। कहाँ है ये, देहरादून में है। जॉली ग्रांट बोले या फिर अटल बिहारी वाजपेयी हवाई अड्डा बोले, ये कहाँ है, तो ये है देहरादून में। टोडा जनजाति जो है वो नीलगिरी पहाड़ी पर रहते हैं। जैसे अगर हम भारत ऐसे बनाएं, यह आपका केरल हो गया, ये आपका तमिलनाडु, ये कर्नाटक हो गया, तो तीनों के सीमा पर स्थित है नीलगिरी। और इसी पर कौन सा जनजाति रहता है, तो टोडा जनजाति रहता है। कनसाई हवाई अड्डा, कनसाई हवाई अड्डा जो है वो जापान में है। कनसाई हवाई अड्डा कहाँ पर है, जापान में। जापान में कौन सा हवाई अड्डा है, कनसाई हवाई अड्डा। कनसाई हवाई अड्डा कहाँ पर है, तो याद रखिएगा जापान में है। मणिपुर में एक वहाँ के जनजाति रहते हैं मेइतेई। मणिपुर में एक जनजाति रहते हैं मेइतेई। कौन है मणिपुर में, मेइतेई। मणिपुर में कौन है, मेइतेई। जिससे देखिए आप इसको याद रख सकते हैं, मणि, मणि कोई देखता है ना, कहता है ये मेई है या ये कहता है तेई है। मणि किसी का नहीं है, कभी मेई है कभी तेई है। ऐसे मणि किसी का नहीं है, वो कभी मेई है कभी तेई है। अब देखिए मुंबई और गोवा, मुंबई से गोवा के तट को बोलते हैं कोंकण तट। मुंबई से गोवा के तट को बोलते हैं कोंकण तट। राजस्थान के क्षेत्रफल की बात करें 3,42,239 किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है राजस्थान का क्षेत्रफल। वहीं पर कुडनकुलम, छोटा नागपुर, संथाल छोटा नागपुर पठार जो देखते हैं, छोटा नागपुर पठार पर जो है संथाल जनजाति पाया जाता है। छोटा नागपुर पठार पर जो है संथाल जनजाति पाया जाता है। छोटा नागपुर पठार जो है उस पर संथाल जनजाति पाया जाता है। कुडनकुलम जो है सबसे नवीनतम न्यूक्लियर परमाणु संयंत्र है। इसकी शुरुआत, बनने की शुरुआत 2002 में करी गई थी और ये बन करके 2013 में पूरा हुआ था। 2002 में इसको बनाना शुरू हुआ था कुडनकुलम को, और 2013 में ये बन करके शुरुआत हुआ था, बन करके तैयार हुआ था। कुडनकुलम जो है वो कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। कुडनकुलम कहाँ है, तो यार तमिलनाडु में है। टी बोर्ड, टी बोर्ड कहाँ है, तो असम सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन करता है, लेकिन क्वालिटी वाला चाय जो है वो पश्चिम बंगाल में ही उत्पादित होता है। तो टी बोर्ड जो है वो कहाँ है, कोलकाता में है। टी बोर्ड कहाँ है, कोलकाता में। पोर्ट ब्लेयर, ये सेलुलर जेल जो आप देखते हैं वो जो है जैसे अंडमान, ये निकोबार, ये दक्षिणी अंडमान में ही है आपका पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर में है सेलुलर जेल। तो ये सभी सवाल काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और एग्ज़ाम में पूछा हुआ, यानी कि दोबारा इन सभी सवालों के पूछे जाने का पूरा पूरा चांस बनता है। वीडियो को अगर एक बार में याद नहीं हुआ, दोबारा एक बार देख लीजिए, आपको ऑटोमेटिक सारा कुछ याद हो जाएगा। वीडियो के अंत तक बनने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद।